नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि लघुत्तरीय प्रश्नों से संबंधित होते हैं। तो इस वीडियो में हम विश्व का इतिहास लेकर आए हैं जिसका पार्ट नंबर 4 कवर कराएंगे। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखा है जिसमें हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कराया हुआ है, आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, देखते हैं। स्थायी प्रबंध के लाभ लिखिए। तो आइए जानते हैं स्थायी प्रबंध के लाभ कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जिसमें से पहला है स्थायी प्रबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इससे बंगाल की जनता को बड़ा लाभ हुआ। नंबर 2 पर है स्थायी प्रबंध से उपज बढ़ी और जमींदारों के लगान में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। नंबर 3 है सरकार बार बार के बंदोबस्त की उलझनों से बच गई। अब वह अपना सारा समय और ध्यान प्रशासन के अन्य कामों में लगाने लगी। इससे प्रशासन की कुशलता में वृद्धि हुई। उसे अपनी निश्चित वार्षिक आय का पता चल गया। इससे वह दीर्घकालिक प्रशासनिक योजनाओं बना सकती थी। नंबर 4 पर है इससे जमींदार वर्ग कंपनी का भक्त बन गया। नंबर 5 पर है स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप बंगाल में ब्रिटिश सरकार स्थिर हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के क्या दोष थे। तो आइए जानते हैं। कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त में बहुत सारे दोष थे। नंबर 1 पर था सरकार को हानि। कॉर्नवालिस के स्थायी प्रबंध की लेखकों ने कटु आलोचना की है। कहा जाता है कि कंपनी को उस समय तक तो यही ज्ञात था कि जमींदारों का कितना क्षेत्रफल है और किस प्रकार की भूमि है तथा किस जमींदार से कितना वार्षिक कर वसूल किया जाता है। परिणामतः उस समय लगान की दर बहुत कम निश्चित की गई। जमींदारों को अत्यधिक लाभ होने पर भी भूमि कर सदैव के लिए निश्चित हो जाने पर भी सरकार कोई लाभ नहीं उठा सकी। यदि यह बंदोबस्त स्थायी न करके दीर्घकालीन किया गया होता तो राज्य को सदैव के लिए लगान बढ़ाने के अधिकार से वंचित न होना पड़ता। दूसरा दोष यह था कि जमींदारों को भी हानि होने लगी। प्रारंभ में जमींदारों को भी इस प्रबंध से अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। बंगाल के जमींदार राजाओं की भांति रहते थे। समय पर कर वसूल करके सरकारी खजाने में लगान जमा करना उनके लिए सरल कार्य न था। इसलिए अनेक जमींदार परिवार नष्ट हो गए थे और उन्हें अपनी भूमि बेचनी पड़ी तथा अनेक जमींदार अपनी जमीन को बीच के लोगों को हाथों में छोड़कर कलकत्ता आदि बड़े नगरों में बस गए और जमीन से उनका कोई भी संपर्क न रहा। स्थायी बंदोबस्त के समर्थकों की यह धारणा भी सत्य नहीं हुई कि भूमि का स्वामी हो जाने पर जमींदार लोग उन्नति की ओर अधिक ध्यान देंगे और देश अधिक समृद्धिशाली बन जाएगा। तीसरा दोष यह था कि किसानों को हानि होने लगी। स्थायी प्रबंध से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। उन्हें बुरा तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। वे बेचारे अपना सर्वस्व लगाकर भूमि के उर्वरा बनाने का प्रयत्न करते, किंतु उनका फल वे नहीं भोग सकते थे। जमींदार इनसे मनमाना लगान वसूल करते थे तथा उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किया करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है सहायक संधि की 4 मुख्य शर्तों का उल्लेख करिए। आइए जानते हैं सहायक संधि के 4 मुख्य शर्तों के बारे में। पहली शर्त यह थी जो देशी शासक इस अवस्था को स्वीकार करता था उसे अपने राज्य के भीतर एक निश्चित संख्या में ब्रिटिश सैनिक रखने पड़ते थे और उन सैनिकों की कमान अंग्रेज अफसरों के हाथों में होती थी। नंबर 2 पर था उन सैनिकों का काम बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों से राज्य की रक्षा करना था। नंबर 3 पर था उस राज्य की विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण होगा। नंबर 4 पर था अंग्रेजी सैनिकों का खर्च सहायक संधि करने वाले राज्य को वहन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है सहायक संधि के 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आइए जानते हैं सहायक संधि के 4 प्रभावों के बारे में। पहला प्रभाव था इस संधि के द्वारा देशी राज्य शक्तिहीन हो गए, उनका राज्य ही बाह्य नीति पर कोई अधिकार न रह गया। नंबर 2 पर था कंपनी की सेना रखने वाले राज्यों को सेना का संपूर्ण व्यय देना पड़ता था, इस कारण उनको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। नंबर 3 पर था जनता को अधिकारों का बोझ झेलना पड़ा जिससे जनता को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। नंबर 4 पर था अंग्रेजी सेना रखने के कारण देशी राजाओं को अपने सैनिकों की छटनी करनी पड़ी,
इसके बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 20वां है, सुगौली की संधि की शर्तें क्या थीं? तो आइए जानते हैं। सुगौली की संधि नेपाल तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसकी शर्तें निम्न प्रकार थीं। नंबर 1 पर थी, नेपालियों ने एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया, सीमाओं पर पक्के खंभे गाड़ दिए गए। नंबर 2 पर था, गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया तथा सिक्किम भी खाली कर दिया। नंबर 3 पर था, युद्ध के दिनों में कंपनी ने अवध के नवाब से 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। उसके बदले तराई तथा रूहेलखंड के जिले नवाब को दे दिए गए थे। नंबर 4 पर था, कंपनी की उत्तरी पश्चिमी सीमाएं हिमालय तक पहुंच गईं तथा अंग्रेजों को शिमला, मंसूरी, रानीखेत, लंडौर तथा नैनीताल जैसे स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र मिले। तो यह आपका पार्ट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप पार्ट नंबर 1, 2 एवं 3 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आने वाले जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उन सभी को आप एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। यदि आप अन्य वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं, यदि आप पर अन्य सब्जेक्ट भी है, तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।